शुरुआत करते हैं फिक्र के फोकस के साथ। देखिए, फिक्र का फोकस दो बड़ी खबरों पर होगा। पहला फोकस रूस यूक्रेन युद्ध पर होगा। दोनों देशों में भीषण ड्रोन युद्ध हुआ है। मॉस्को और कीव दोनों पर ड्रोन हमले हुए हैं। खबर है कि पुतिन एक साथ 2000 ड्रोन से हमला करने वाले हैं। यह चिंताजनक खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। दूसरा फोकस परमाणु युद्ध की आशंका पर होगा। अमेरिका ने इंग्लैंड में न्यूक्लियर हथियार तैनात किए हैं। क्या ट्रंप ने यह फैसला रूस के कारण लिया? क्या पुतिन ब्रिटेन को यार्स या फिर ऑर्शनिक जैसी खतरनाक मिसाइलों से टारगेट कर सकते हैं? इसके अलावा फिक्र आपकी में दो वायरल वीडियोस के साथ उनकी पूरी कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला एक एआई वीडियो है। इस वीडियो में व्हाइट हाउस के अंदर बराक ओबामा को अरेस्ट कर लिया गया है। ट्रंप बगल में बैठकर ठहाके लगा रहे हैं। ट्रंप ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके क्या संकेत दिए हैं? दूसरा वीडियो यूपी से कांवड़ियों का वायरल है। शिव भक्त कांवड़ियों पर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने विवादित बयान दिया है। कांवड़ियों की तुलना गुंडे और मवालियों से की है। इस बयान पर सियासी तूफान मच गया है। आपके लिए फिक्र की दो फाइलें भी तैयार हैं। पहली फाइल 2006 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट की खुलेगी। इस हमले के सभी 12 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। सवाल यह है कि 179 मौत का गुनहगार कौन है? किसकी गलती से पीड़ित इंसाफ से दूर हो गए? फिक्र की दूसरी फाइल अपाचे हेलीकॉप्टर की खुलेगी। कल भारतीय सेना को अमेरिका से 3 उड़ता हुआ टैंक मिलेगा। अपाचे की पावर युद्ध में गेम चेंजर साबित होगी। लेकिन देखिए, आज की जो पहली बड़ी खबर, इसको जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी हम आपसे जब बात कर रहे हैं तब भी कीव और मॉस्को में हाई अलर्ट है। तब भी कीव और मॉस्को के आसमान में ड्रोन हमलों की आशंका है। आज सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध का विध्वंसक ड्रोन चैप्टर। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरों पर इन दिनों भीषण ड्रोन अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन ने मॉस्को पर 200 ड्रोन अटैक किए। रूस ने जवाब में एक साथ 600 ड्रोन अटैक करके कीव को थर्रा दिया। तबाही का मंजर दोनों ही जगह दिखा है। इसके बाद सवाल अमेरिका तक पूछे गए हैं कि इस युद्ध का जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या होने वाला है। यह युद्ध आगे किस मोड़ पर जाने वाला है। जब बात इस युद्ध के नेक्स्ट लेवल की होने लगी तो अमेरिका ने इस बीच इंग्लैंड में परमाणु हथियार भी तैनात कर दिए हैं। ट्रंप ने इतना बड़ा फैसला किस वजह से लिया है? क्या उन्हें पुतिन की ओर से ब्रिटेन पर न्यूक्लियर अटैक का डर है? हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। लेकिन सबसे पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध के खतरनाक ड्रोन चैप्टर की। रूस यूक्रेन युद्ध में ऐसा कमी देखने को मिला है जब मॉस्को पर लगातार अटैक हुए, मॉस्को को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा हो या फिर मॉस्को में लोगों में दहशत दिखी हो। लेकिन 5 दिनों से मॉस्को में लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं और 3.5 साल के इस युद्ध में पहली बार मॉस्को में स्थानीय लोग बंकरों में, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में छिपने को मजबूर हुए हैं। इसीलिए सबसे पहले आप मॉस्को की तबाही देखिए। इसके बाद कीव पर हुआ रूस का विनाशक हमला भी दिखाएंगे। यूक्रेनी फोर्स ने मॉस्को में एक साथ 200 स्टॉर्म ड्रोन से अटैक किया है। मॉस्को में रूस के सैन्य ठिकाने को टारगेट करने का प्रयास किया है। मॉस्को में स्पेशलाइज्ड एम्युनिशन प्लांट पर हमला किया है। यहां रखे गए रूस के खतरनाक हथियारों को नष्ट करने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक में निशाने पर सिर्फ मॉस्को ही नहीं था। यूक्रेन ने रूस के 5 प्रदेशों पर एक साथ ड्रोन हमला किया। मॉस्को के अलावा ब्रियांस्क, ओरियोल, कलुगा और बेलगोरोद को टारगेट किया। यह सब कुछ सिर्फ 4 घंटे में हुआ। रूस का दावा है कि इन 4 घंटों में उसने यूक्रेन के कुल 74 ड्रोन को इंटरसेप्ट भी किया है। लेकिन यूक्रेन ने इन 5 प्रांतों के अलावा रोस्टोव पर भी अटैक किया। रूस के रेलवे हब पर ड्रोन हमला किया। रूस के सप्लाई लाइन को ध्वस्त करने का प्रयास किया। माना जाता है कि रोस्टोव के रास्ते ही रूस यूक्रेन के अंदर अपने सैनिकों तक हथियार पहुंचाता है। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले से पूरे रूस में दहशत है। मॉस्को के सभी एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। इन हमलों की वजह से 134 उड़ानें स्थगित करनी पड़ी। उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट पर मौजूद हजारों लोगों की भीड़ परेशान दिखी। रेल सेवा प्रभावी हुई। क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक लाइनों और नष्ट हो चुके ट्रांसफार्मर्स की वजह से 130 ट्रेनों के आवागमन पर भी असर पड़ा है। मॉस्को में इन हमलों को लेकर बड़ा सवाल है कि यूक्रेन के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए। कल तक कीव बचाने का प्रयास करने वाले ज़ेलेंस्की मॉस्को तक अटैक लगातार कैसे करने लग गए हैं? इसका जवाब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने ज़ेलेंस्की से 4 जुलाई को हुई बातचीत में साफ साफ कहा था कि वो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक आक्रामक हमले देखना चाहते हैं। लेकिन इन यूक्रेनी हमलों के बाद पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि वो यूक्रेन को अमेरिकी मदद से क्रोधित हैं और कीव में सर्वराष्ट्र लाने वाली स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से अटैक किया है। किंजल न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। रूस ने घातक मिसाइल MiG-31K फाइटर जेट और Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर से लॉन्च किया। रूस का कीव पर लगातार यह 3रे दिन हमला था। इसमें रूस ने मिसाइलों के अलावा ड्रोन का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया।
यूक्रेन के अहम ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक किया। सबसे ज्यादा बर्बादी कीव में हुई है। सरकारी इमारत को ड्रोन हमले से नुकसान हुआ है। किंडरगार्टन पर भी ड्रोन से हमला किया गया। कीव के मेयर का दावा है कि रूस ने रिहायशी इलाकों पर अटैक किया। कीव के अलावा खार्किव को भी ड्रोन अटैक से दहलाया गया। खार्किव के 11 इलाकों में ड्रोन हमले से धमाके सुनाई दिए। हमलों के बाद मिलिट्री फैसिलिटी में आग लग गई। ऐसी खबरें कि किंजल मिसाइलों के अलावा रूस ने यूक्रेन में कीव, खार्किव, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिज्जिया, नीप्रो और वेस्लिवका समेत 18 इलाकों पर कुल 600 ड्रोन स्ट्राइक किए हैं। यूक्रेन को बैकफुट पर लाने के लिए जेरान ड्रोन और शाही ड्रोन का प्रयोग किया है। मेट्रो स्टेशन, कमर्शियल बिल्डिंग को निशाना बनाया। कीव में लोगों को जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन में छिपना पड़ा, लेकिन यहां भी एंट्री पॉइंट पर रूस ने अटैक किया। कीव के सबवे स्टेशन को हमले से बड़ा नुकसान हुआ। देखिए, हालात बड़े चिंताजनक है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब रशिया ने मिसाइल्स का सहारा लेना शुरू कर दिया है, खाली ड्रोन्स का नहीं। लेकिन ये तस्वीर देख रहे हैं आप। सोचिए, इस युद्ध में आने से पहले रशिया जो था वो कभी भी ड्रोन्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि टर्की से ड्रोन्स मिले थे यूक्रेन को। रशिया ने ईरान से न सिर्फ ड्रोन्स लिए बल्कि टेक्नोलॉजी भी ली, और आज ये हालात है। रूस से हमारे पास ज़ेलेंस्की की फिक्र बढ़ाने वाली ये बहुत बड़ी और खतरनाक तस्वीर है। रूस यूक्रेन पर एक साथ एक ही समय में 2000 ड्रोन से हमले की प्लानिंग है। रूस में तार्तस्तान एक जगह है जहां पर जेरान 2 ड्रोन्स का मास प्रोडक्शन चल रहा है। और ये वीडियो क्यों आया है, रुकिए जरा, हम आपको बताते हैं। रूस वहां हर दिन 400 से अधिक ड्रोन तैयार कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रूस एक दिन में ही 2000 ड्रोन से हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के अंदर 2,500 किलोमीटर अंदर तक घुसकर अटैक का प्लान बना चुका है। इस बीच ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि रूस ब्रिटेन पर भी बड़े हमले की योजना बना रहा है। इसके संकेत 2 दिन पहले ही रूस के रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन वसीली ने भी दिए थे। उन्होंने पश्चिम को ओरेश्निक मिसाइल से दहलाने की धमकी दी थी। 3 दिन पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने भी ऐसी ही चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि यूरोप हम पर हमला करे उससे पहले पुतिन को पश्चिमी देशों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देनी चाहिए। रूस ब्रिटेन पर इसलिए हमला कर सकता है क्योंकि क्रेमलिन यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार यूके को ही मानता है। कर्च ब्रिज जैसे बड़े अटैक में पुतिन सीधे तौर पर ब्रिटेन का हाथ मानते हैं। रूस का मानना है कि यूक्रेन को ऐसे हमलों के लिए तकनीकी सपोर्ट और इंटेलिजेंस यूके से मिलती है। लेकिन यह रिपोर्ट सामने आने के बाद ब्रिटेन सतर्क हो गया। नई खबर यह है कि ट्रंप ने भी ब्रिटेन को बचाने के लिए एटमी जोर लगा दिया है। ध्यान से देखिए, अमेरिका ने ब्रिटेन में परमाणु हथियार तैनात किए हैं। B6112 थर्मोन्यूक्लियर बम अमेरिका से ब्रिटेन शिफ्ट किए गए। अमेरिकी न्यूक्लियर बम ब्रिटेन के सफॉक में RAF लेकिन हीथ पहुंचाए गए। यहीं पर अमेरिका का F-35A फाइटर जेट पहले से तैनात है। F-35A से ही B6112 थर्मोन्यूक्लियर बम को लॉन्च किया जाता है। कहा जा रहा है कि वर्ष 2005 के बाद ऐसा पहली बार है जब अमेरिका ने अपने परमाणु बमों को यूके में शिफ्ट किया है। ट्रंप की कोशिश क्या बताती है? क्या अमेरिका को रूस की ओर से एक गलती का इंतजार है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध की आग पश्चिम तक फैलने वाली है? क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के बहुत करीब आ चुके हैं? वॉर जोन में हो रही तमाम हलचल को देखते हुए इस बात की आशंका ज्यादा प्रबल है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जिस वक्त ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को कहा कि हमारा ड्रोन प्रोडक्शन तेज हो गया है, हम आपको ड्रोन्स देने के लिए तैयार हैं, हम आपको ड्रोन्स बेच सकते हैं,
पुतिन ने अपनी ड्रोन की पूरी फैक्ट्री दिखा दी। लेकिन अब बात एक बड़ी अजीब खबर की। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कहा जाता है और कहा जाता है कि जब वो अपनी स्वेरिंग इन में जब स्वेरिंग इन लेता है तब उसका रोल बहुत डिफाइंड और बहुत सीरियस हो जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपने पुराने रोल में, यानी एक रियलिटी टेलीविजन स्टार, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस वीडियो की जो कि आज पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। सवाल यह है कि क्या पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जिनका अभी उनकी पत्नी के साथ एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ है, क्या बराक ओबामा गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या ट्रंप ओबामा को अरेस्ट करने के लिए ट्रेलर दिखा रहे हैं? ये सवाल उस वायरल वीडियो की वजह से उठ रहे हैं जिसमें ओबामा की गिरफ्तारी दिखाई गई। वो सलाखों में कैद नजर आ रहे हैं। एआई वीडियो के शुरुआती फ्रेम में डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओबामा सूट बूट में कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं। इसके बाद अचानक एफबीआई के 3 एजेंट आते हैं, ओबामा का कॉलर पकड़ लेते हैं, उन्हें धक्का देकर कुर्सी से नीचे गिरा दिया जाता है, हाथों में जबरन हथकड़ियां लगाई जाती हैं। पास बैठे ट्रंप ये सब कुछ देखकर मुस्कुराते नजर आते हैं। एआई वीडियो के अगले एपिसोड में जेल दिखती है। जेल के अंदर ओबामा को कैदी की तरह दिखाया गया है। वो अमेरिकी कैदियों वाले कपड़े में दिख रहे हैं। अकेले कैद में ओबामा परेशान, टेंशन में, कभी टहल रहे हैं तो कभी चिंतित दिखते हैं। ट्रंप के सामने ओबामा की गिरफ्तारी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दिखाई गई है। ये ऑफिस और ये कुर्सियां आप अक्सर देखते होंगे। व्हाइट हाउस का ये सबसे अहम हिस्सा बताया जाता है। सोचिए, यहां अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षों या राजनयिकों से विचार विमर्श करते हैं, जहां वो अक्सर टेलीविजन या रेडियो पर अमेरिकी जनता और विश्व को संबोधित करते हैं। बेशक बियॉन्ड डाउट ये एआई वीडियो है, लेकिन इसमें ओबामा की बेइज्जती है। एक फॉर्मर प्रेसिडेंट, एक ऐसे प्रेसिडेंट जिन्होंने सत्ता का, अगर कहा जाए, ट्रांसफर ट्रंप के पहले टर्म में उनको किया, वो दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने खुद इसे अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो को लेकर उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। यह भी नहीं कहा कि वीडियो फर्जी है या फिर यह सिर्फ एक काल्पनिक दृश्य है। सोचिए, इस एआई वीडियो में ओबामा का एक पुराना बयान भी शामिल है जिसमें वो कहते हैं, नो वन इज अबव द लॉ, मतलब कोई कानून से ऊपर नहीं है, खासकर राष्ट्रपति। इस एआई वीडियो की वजह से ट्रंप की आलोचना हो रही है, बट नेचुरली कई लोगों ने इसे उकसाने वाला बताया है और कहा है कि एक राष्ट्रपति का इस तरह से फर्जी वीडियो शेयर करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ यूजर्स का यह भी कहना है कि ये एप्स्टीन केस से ध्यान भटकाने की कोशिश है, वही मामला जो यौन अपराध से जुड़ा है, जिसमें दुनिया भर के ताकतवर नेताओं, बिजनेसमैन और हस्तियों के नाम दर्ज होने की अटकलें। ट्रंप प्रशासन पर आरोप है कि वो इन दस्तावेजों को जानबूझकर साझा नहीं कर रहे हैं। खैर, फिर उस एआई वीडियो पर लौटते हैं जिसकी वजह से पूरा विवाद खड़ा हुआ है। असल में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने ओबामा प्रशासन पर 2016 के चुनाव में ट्रंप के खिलाफ धोखाधड़ी की साजिश का आरोप लगाया है। इसकी रिपोर्ट भी तैयार की गई है जिसका शीर्षक है क्रिएशन ऑफ रशिया होक्स, यानी रूस को लेकर गढ़ा गया झूठ। सोशल मीडिया पर उन्होंने इसे लेकर पोस्ट भी लिखा है। तुलसी गबार्ड के मुताबिक 2016 में ओबामा प्रशासन के सीनियर अधिकारियों ने देश के खिलाफ साजिश रची। उनका मकसद जनता की इच्छा को कुचलना और तख्ता पलट करना था ताकि ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में काम करने से रोका जा सके। इनका मकसद यह साबित करना था कि 2016 में ट्रंप की जीत रूस की मदद से हुई थी। साजिश रचने वालों की तस्वीर भी सामने आई है। गबार्ड ने ओबामा के अलावा जिन लोगों को साजिश में शामिल बताया है, उनमें उस समय के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जेम्स क्लैपर, पूर्व सीआईए निदेशक जॉन ब्रेनन, तत्कालीन विदेश मंत्री जॉन कैरी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुजैन राइस। एफबीआई के डेप्यूटी डायरेक्टर एंड्रयू मैकैब के नाम है। इसी रिपोर्ट के आधार पर साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई और जांच की सुबुगाहट। यह तर्क दिया गया है कि अगर ऐसे नहीं हुआ तो अमेरिका के लोकतंत्र में जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा। तुलसी गबार्ड ने ओबामा के खिलाफ सबूत जुटाने का दावा किया। तो क्या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को जेल भेजने का प्लान है? क्या ट्रंप ओबामा के खिलाफ मुकदमा चलाने की हरी झंडे दे सकते हैं? ट्रुथ सोशल पर ट्रंप की ओर से जारी एआई वीडियो से ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं।
इस सब के बीच में ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप 2.0 में एआई जनरेटेड वीडियो सुर्खियों में है। कुछ महीने पहले जब जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो उस दौरान उनकी ट्रंप और उपराष्ट्रपति से तीखी बहस हुई थी। इस बहस के बाद जेलेंस्की और ट्रंप की फाइट का एआई वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो में दोनों एक दूसरे पर घूंसे बरसाते दिख रहे थे। हालांकि ट्रंप ने जारी नहीं किया था। फरवरी 2025 में ट्रंप ने एक एआई जनरेटेड वीडियो साझा किया जिसमें दिखाया गया था कि उनकी सरकार के नियंत्रण में गाजा कैसे दिख सकता है। इस वीडियो में फिलिस्तीन की भूमि को एक आकर्षक शहर के रूप में दिखाया गया था जिसमें बहुमंजिला इमारतें, चमकदार रोशनी, चहल पहल वाले बाजार और शहर में ट्रंप की एक सुनहरी प्रतिमा लगी हुई है। जाहिर है ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में आपको कई ऐसे एआई वीडियो दिख सकते हैं जिनके जरिए वो अपने विरोधियों को टारगेट करते नजर आएंगे। ये वो ट्रंप नहीं है जो पहले कार्यकाल में हुआ करते थे। ट्रंप 2.0 में शालीनता की कोई गारंटी नहीं है। इससे भी बड़ी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ट्रंप ने ये वीडियो ऐसे टाइम में शेयर किया है, न सिर्फ इप्स्टीन का मामला सामने है बल्कि उनकी हेल्थ को लेकर भी चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है। इन सब से डायवर्जन क्रिएट करने के लिए ये एआई वीडियो उन्होंने डाला है, ऐसा कहा जा रहा है। अब बात उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा की, जो पिछले कुछ दिनों से विवादों में हैं। उन्हें बार बार परिस्थितियों का करंट लग रहा है। आजकल वो जहां जाते हैं विवादों का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हालांकि इन विवादों की वजह भी खुद मंत्री जी ही हैं, क्योंकि मंत्री जी से जब आम जनता बिजली न आने की शिकायत करती है तो वो अचानक जयकारे लगाने लगते हैं, जनता की समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब बिजली मंत्री के खुद के कार्यक्रम में बिजली गुल हो जाती है तो एक्शन होता है। उस समय 5 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। क्या मामला है, ध्यान से समझें। ताजा मामला यूपी के मुरादाबाद का है, जहां मंत्री जी एक उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन पावर कट का सारा खेल उनके कार्यक्रम का जो मामला था उस बिगाड़ देता है। अब इस कार्यक्रम की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें मोबाइल टॉर्च की रोशनी में बिजली मंत्री का कार्यक्रम हो रहा है। अब बिजली मंत्री के कार्यक्रम में ही बत्ती गुल हो जाए तो एक्शन तो होगा ही। दरअसल रविवार को ए.के. शर्मा मुरादाबाद के दौरे पर थे। वो दिन भर कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद 5D मोशन थिएटर का उद्घाटन करने आए। जैसे ही वो रिबन काटने मंच पर पहुंचे, रिबन बाद में कटा, पावर पहले कट गया। इस पावर कट से मंत्री जी की पावर को जोर का झटका लगा, क्योंकि पूरे 10 मिनट तक मंच अंधेरे में डूबा रहा। इसके बाद मंत्री जी का पारा हाई हो गया। उन्होंने हाई वोल्टेज एक्शन की शुरुआत कर दी। इसे गंभीर गलती मानते हुए 1-2 नहीं बल्कि 5 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। निलंबित किए गए इन अधिकारियों में एक चीफ इंजीनियर, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक एसडीओ और 2 जूनियर इंजीनियर शामिल। यह मामला सिर्फ मंत्री जी के कार्यक्रम में बत्ती गुल होने पर एक्शन का होता तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती। इसकी इतनी चर्चा के पीछे की असली वजह है एक और वीडियो जो कुछ दिन पहले का है। जब बिजली मंत्री ए.के. शर्मा सुल्तानपुर पहुंचे, वहां लोगों ने उनसे शिकायत की कि गांव में कई घंटे बिजली गुल हो जाती है जिससे बहुत परेशानी होती है। तब मंत्री जी ने जनता की शिकायतों को अनदेखा करते हुए जयकारा लगाना शुरू कर दिया। आप उस वीडियो का रिवीजन कीजिए और बिजली मंत्री के वीआईपी पावर कट फॉर्मूले को समझने की कोशिश भी कीजिए। बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं। हनुमान जी एक बिजली से चढ़ा के सरकार के साथ पॉलिसी लगा रहे हैं। भगवान की जनता के लिए घंटों बिजली गुल होने पर जयकारे और खुद के कार्यक्रम में 10 मिनट बिजली जाने पर एक्शन, बल्कि रिएक्शन। अब इस डबल स्टैंडर्ड को लेकर सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक बहस हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स बिजली मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि 10 मिनट बिजली जाने पर इतने अधिकारी सस्पेंड हुए, ऐसे में गांव में कई घंटे बिजली कटती है तो वहां कितने अधिकारी निलंबित होंगे। पूछा जा रहा है कि जनता के लिए जय श्री राम तो अपने लिए सस्पेंड वाला एक्शन क्यों। एक यूजर ने यहां भी लिखा, यह भी लिखा कि मंत्री जी को 10 मिनट में गुस्सा आ गया, लेकिन घंटों का पावर कट झेलने वाली जनता का क्या होगा। एक यूजर ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि बिजली विभाग भेदभाव नहीं कर रहा है, मंत्री और जनता दोनों के लिए पावर कट। किसी ने लिखा अधिकारी तो सस्पेंड हो गए, लेकिन मंत्री खुद का पावर कट की जिम्मेदारी लेंगे। ये सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं पूछे जा रहे, सियासी विरोधी भी पूछ रहे हैं।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस मौके पर सियासी चौका लगाया। उसको लेकर तो वो बिहार को लेकर तंज कसते हैं। यही सच्चाई है कि सिर्फ अपनी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। आम जनता की सुविधा से कोई लेना देना भाजपा सरकार को। 2 दिन पहले इन्हीं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिहार की फ्री बिजली योजना पर बयान दिया। कहा कि बिहार में बिजली ही नहीं आती है तो बिल कैसे आएगा। विपक्ष ने उनके इस बयान को मुद्दा बनाया तो ए.के. शर्मा ने इस पर भी सफाई दी। बिहार में फ्री है लेकिन बिजली आएगी तब ना फ्री होगी। बिजली आएगी ही नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। फ्री हो गई, हम बिजली दे रहे हैं। बयान ये था मेरा कि अगर लालटेन युग आएगा तो या तो लालटेन रहेगी या बिजली रहेगी। अगर लालटेन को हम जिताएंगे, लालटेन एक सिंबल नहीं है, लालटेन एक विचार है, और उस लालटेन को अगर हम जिताते हैं तो स्वाभाविक बात है बिजली का स्थान नहीं रहेगा। और उस समय अगर लालटेन जीतेगी तो न बिजली आएगी और न ही उसका बिल आएगा। फिक्र में अब आपको यूपी की एक और सियासी फाइट दिखाते हैं। इस राजनीतिक लड़ाई के केंद्र में हैं शिव भक्त कांवड़िए, और उन कांवड़ियों पर अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक के बवाली बोल। उस बयान पर सत्ता पक्ष का अटैक जबरदस्त है और अब कांवड़ियों के नाम पर चढ़ी इस सियासी लड़ाई में नेताओं ने पाकिस्तान की एंट्री करा दी है। पिछले कुछ दिनों में अपने कांवड़ियों की बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी। खासकर पश्चिमी यूपी से 2 तरह की तस्वीरें आई हैं। एक तस्वीर ऐसी है जिसमें यूपी के पुलिस अधिकारी उनकी सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर ऐसी आई जिसमें कांवड़ियों के भेष में कुछ लोग गाड़ी तोड़ रहे थे, दुकानों में मारपीट कर रहे थे, तोड़ फोड़ मचा रहे थे। इन्हीं तस्वीरों पर अब समाजवादी पार्टी के एक विधायक इकबाल महमूद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांवड़ियों को गुंडा और मवाली कहा है। उनके शब्द सुनिए। शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडे और मवालियों की संख्या ज्यादा। ये कोई कांवड़िए नहीं है, बवाली लोग हैं। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये लोग तोड़फोड़ करते हैं, इनकी जगह जेल में है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा है। जो शिव भक्त हैं वो अपने जा रहे हैं, मगर शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है। जो पूरे रूट के ऊपर बदमाशी बदतमीजी करते हुए जा रहे हैं, ये लोग गुंडा ही कर रहे हैं। अखबार टीवी देखिए आप, टीवी के अंदर रोजाना आता है कहाँ बवाल करा है, मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। अरे आप जा रहे हो अच्छे काम के लिए जा रहे हो, अब उसके अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो उसके पास पहुंचने तक का इंतजाम भी तो करिए। ये होल्डिंग करने से आपको नर्क में जाना होगा। ये कोई कांवड़िया नहीं है, ये बवालिए लोग हैं। ये कांवड़िया नहीं कहलाया जा सकता, ये बवालिए लोग हैं। इनके बवाल से पूरा प्रदेश इधर उधर हो रहा है। समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों सो रही है। हालांकि इस बयान के बाद ही शायद इकबाल महमूद को इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने जो कहा उस पर विवाद हो सकता है, इसीलिए उन्होंने आगे इसमें कुछ और शब्द जोड़ दिए। उन्होंने आगे कहा कि हम कांवड़ियों के खिलाफ नहीं हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो हुड़दंग मचा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। पुलिस इनकी छानबीन करे और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे। लेकिन विवाद तो बढ़ ही चुका था। यूपी से लेकर दिल्ली तक इस पर रिएक्शन आने लगे। खुद सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ियों के बीच कुछ उपद्रवी घुस गए जो कांवड़ियों को बदनाम कर रहे हैं। जबकि पूर्व मंत्री और अलग अलग राजनीतिक दलों में रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये सत्ता संरक्षित गुंडे हैं। वहीं दिल्ली के एक बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने दावा किया है कि कांवड़ियों के उपद्रव की तस्वीरों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान दंगे कराने के लिए साजिश रच रहा है। पाकिस्तान के स्लीपर सेल कांवड़ियों के बीच घुसकर छेड़खानी करते हैं। ये कोई कांवड़िया नहीं है, ये बवालिए लोग हैं। ये कांवड़िया नहीं कहलाया जा सकता, ये बवालिए लोग। आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तत्वों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना
हिंसक कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है, जो कांवरियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक तो हम किसी हालत में भी कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं को बदनाम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये एक साजिश चल रही है। पाकिस्तान के जो गुर्गे यहाँ पर बैठे हुए, जो स्लीपर बैठे हुए, उनके एजेंट, वो चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा के नाम से दंगे हों। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये चैनल आपको बहुत डिटेल्ड कवरेज दिखा रहा है सुबह से। आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, जो पूर्वानुमान के मुताबिक काफी हंगामेदार रही। इसकी वजह पहलगाम के आतंकियों का अब तक ना पकड़ा जाना और ऑपरेशन सिंदूर बनी। विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा था और सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, फिर भी हंगामा हुआ। हमने इस पर फिक्र की फाइल तैयार की है। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र को राष्ट्र की उपलब्धियों का उत्सव बताया और कहा कि भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में 100% लक्ष्य हासिल किया। बाहर पीएम मोदी ने यह ऐलान किया और अंदर सदन में विपक्ष गुस्से से लाल था। वो मांग कर रहा था कि सरकार पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराए। सरकार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन हंगामा थम नहीं रहा था। दिन भर लोकसभा 4 बार स्थगित हुई और अंत में शाम 4 बजे सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पहले संसद के अंदर का दृश्य देखिए, फिर आपको बाहर के तस्वीर है वो दिखाएंगे। माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठिए, बैठिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं? जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए, बैठिए सदन के अंदर। सभी सम्मानित सदस्यों को जिस कक्षा से संबंधित चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, कितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके मौसम आए, मौसम गए, सेशन आए, सेशन गए। तर्क और बहाने कुछ भी हों, लेकिन हंगामा नहीं थम रहा है। सदन में हंगामा तो हुआ और सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं उन्होंने फिर अपनी बात कही। विपक्ष को चर्चा कराने का भरोसा भी दिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी इस बात से नाराज हुए कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष कुल मिलाकर इस मुद्दे पर पार्टी लाइन के साथ दिखे और एक दूसरे पर हमले करते रहे। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? पहलगांव पर सरकार को अपना मुंह नहीं छिपाना चाहिए। पहलगांव में क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई, चूक हुई या भूल हुई, सरकार को बताना चाहिए। राहुल गांधी जी हमारे लीडर ना होते तो आज इनको चोरी करने की पूरी गुंजाइश है। ना तो इन्हें विकास से सरोकार है, ना देश से सरोकार है, ना ही विदेश पॉलिसी से सरोकार है। हल्ला इस बात पे हो रहा है कि वो जो मांग कर रहे हैं वो सरकार पूरी कर रही है, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं।
तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। सही विजय उत्सव तभी होगा जब ये आतंकवादी जो अभी भी हम पकड़ नहीं पाए हैं, उनको हम पकड़कर उनको सजाए मौत देंगे। उन परिवारों को तभी पूरा न्याय मिलेगा जब इन आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा जो अब तक फरार है। सिर्फ लोकसभा में ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठा। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग पर सरकार ने भरोसा दिया कि वो चर्चा के लिए तैयार है। कुछ देर बाद इसका ऐलान भी हो गया। अगले हफ्ते इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष की मांग है कि चर्चा सत्र की शुरुआत में हो और प्रधानमंत्री जवाब दें। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा हमने आपसे कहा था, ब्रेकिंग न्यूज, जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा। बड़ी खबर, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है उन्होंने। यह बड़ी खबर आ रही है। जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा। ये एक बड़ी खबर है और जैसे ही इसकी और डिटेलिंग आ रही है हमारे सहयोगी के पास हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद पांडे हमारे साथ है। आनंद, पूरी खबर बताएं। जी देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है और उन्होंने जो इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को भेजा है, जो कि प्रक्रिया है। और उन्होंने इसमें अपने जो इस्तीफा है उसमें उन्होंने सीधा बताया है, उन्होंने ये तर्क दिया है कि जो अभी उनका जो स्वास्थ्य है उसको देखते हुए और जो उनको आनंद, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मेरे पास यहाँ पर ये लेटर है, मैं पढ़ के दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। ये लेटर आया, दिखाइए जरा स्क्रीन पर। मैं इसके एक एक वर्डिंग्स पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है, रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, उनका लेटर है डेटेड 21/07/2025 टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस। यानी अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते और डॉक्टर की एडवाइस के चलते आई हेयर बाय रिजाइन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी मैं उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं, इफेक्टिव इमीडिएटली, यानी तुरंत, इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आर्टिकल 67A के तहत ये इन्होंने लिखा है, मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। ये लेटर हमारे पास बिग वॉल पर भी आ गया है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाते रहिएगा। ये देखिए, आई एक्सप्रेस, यहां पर इन्होंने लेटर में, राहुल ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा। आगे लिखा है, आई एक्सटेंड माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू योर एक्सीलेंसी, यानी द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर हर अनवेवरिंग सपोर्ट एंड the soothing wonderful working relationship we maintained during my tenure। यानी कि मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं जिस तरीके से आपने मेरी मदद की और हमारे बीच में जो समन्वय और सहयोग रहा। आई एक्सप्रेस माई डीप ग्रेटिट्यूड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, पहले राष्ट्रपति को फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जी को, एंड the esteemed council of ministers, prime minister's cooperation and support have been invaluable and I have learned much during my time in office। यानी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उनका जो कोऑपरेशन रहा है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल, इनवैल्यूएबल रहा है और मुझे बहुत कुछ इस ऑफिस में सीखने को मिला है। आगे उन्होंने लिखा है, द वार्मथ, ट्रस्ट एंड अफेक्शन आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम all the honorable members of parliament would ever be cherished and embedded in my memory। यानी जो मुझे सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से प्यार मिला है, जो उनसे विश्वास मिला है, ये हमेशा मेरे संस्मरण में रहेगा। I am deeply thankful for the invaluable experience and insight I have gained as vice president in our great democracy। यानी उनका ये कहना है कि मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है
और जो तजुर्बा मिला है और जो मुझे जानने की चीजें मिली हैं वाइस प्रेसिडेंट बनकर इस ग्रेट डेमोक्रेसी में, ये हमेशा के लिए मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। आगे उन्होंने लिखा है, इट हैज बीन अ प्रिविलेज एंड सेटिस्फैक्शन टू विटनेस एंड पार्टेक इन इंडियाज रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड अनप्रेसिडेंटेड एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द सिग्निफिकेंट पीरियड। यानी कि उन्होंने कहा है कि मैं इस बात का गवाह हूं कि भारत में किस तरीके से आर्थिक प्रगति हुई है, भारत कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। सर्विंग इन दिस ट्रांसफॉर्मेटिव एरा ऑफ आवर नेशंस हिस्ट्री हैज बीन अ ट्रू ऑनर। उन्होंने कहा है, ऐसे क्षण में देश की सेवा करना मेरे लिए एक बहुत सम्मान की बात है। आगे उन्होंने लिखा है, जगदीप धनखड़ का ये जो इस्तीफा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा, इसकी उनकी जो लास्ट की 2 लाइन्स है, एज आई लीव दिस एस्टीम्ड ऑफिस, जब मैं इस ऑफिस को छोड़ रहा हूं, यानी उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से इस्तीफा दिया है। ये देखिए, आई एम फिल्ड विद प्राइड, मुझे गर्व है इन भारत ग्लोबल राइज, यानी भारत जो देश पूरी दुनिया में राइज कर रहा है, एंड फिनोमिनल अचीवमेंट्स, यानी जो अभूतपूर्व भारत की कामयाबी है, एंड होल्ड अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस इन हर ब्रिलियंस फ्यूचर, यानी पूरी उम्मीद है भारत बहुत आगे जाएगा। विद द डीपेस्ट रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड, जगदीप धनखड़, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, उनको एक चिट्ठी लिखी है। सीधे मैं चलूंगा, आनंद मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, कुमार विक्रांत मेरे साथ हैं। आनंद, ये पूरा लेटर मैंने पढ़ के बताया, आपको इंतजार कराया, उसके लिए माफी, लेकिन एक बात बताइए, पहला दिन है मॉनसून सत्र का और ये इस्तीफा दिया उन्होंने, ये बहुत सडन है। जी देखिए, सडन तो है, लेकिन इसकी तैयारी चल रही थी। इसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि वाइस प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो गई थी, वो लगभग हफ्ते भर के लिए एम्स में एडमिट रहे थे, और उसके बाद से हर हफ्ते वाइस प्रेसिडेंट जो एम्स जाते हैं अपने रूटीन चेकअप के लिए, जिसमें 4-5 घंटे वो हॉस्पिटल में बिताते हैं। तो ऐसे में उनका जो स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं चल रहा था, और जिस तरह से एक वाइस चेयरमैन यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन के नाते आपकी जो एक भूमिका होती है उसमें आपको न सिर्फ चेयर पे लगातार बैठनी पड़ता है, बल्कि आपको लगातार बैठके करनी पड़ती है। खासतौर पे जब सेशन चल रहा होता तो ये बहुत ही टायरिंग हो जाता है, वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका स्वास्थ्य उसका साथ नहीं दे रहा, उसको कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो। तो ऐसे में ये बड़ा ही सेंसिबल फैसला वाइस प्रेसिडेंट का है, जिसके बाद उन्होंने तय किया है कि उनका स्वास्थ्य उनका अलाउ नहीं कर रहा। जो डॉक्टरों ने उनको सलाह दी है कि ऐसे में उनको आराम करने की जरूरत है, वो टायरिंग वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को भेजा है। अभी राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो उनके इस्तीफे को कब स्वीकार करती हैं, क्योंकि जैसे ही उनका इस्तीफा स्वीकार होगा तो नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। और आपको पता है कि जो नए उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के जो सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो उसमें वोट करते हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, जिसके माध्यम से दोनों सदनों के जो सांसद हैं वोट करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। जो जाहिर तौर पर ये एक फैसला ऐसे वक्त में लिया है वाइस प्रेसिडेंट ने जब उनको लगा कि स्वास्थ्य उनको अब परमिट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर संसद चलती है तो 11 बजे से लोकसभा राज्यसभा का समय होता है, लेकिन वाइस जो प्रेसिडेंट है यानी कि जो राज्यसभा के चेयरमैन वो 10 बजे पहुंच जाते हैं संसद भवन में, और 10 से लेकर 11 बजे तक अलग अलग उनकी बैठकें होती हैं। और फिर 11 बजे जब सदन शुरू होता है तो पहले 0 आवर होता है, फिर क्वेश्चन आवर होता है। अमूमन हम जगदीप धनखड़ के काम करने के तरीके की बात करें तो उनकी कोशिश ये रहती है कि वो 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में, और अगर डिबेट भी है तो पूरे टाइम में खुद बैठते हैं। आनंद, मेरा आपसे बड़ा नेचुरल सा अगला सवाल होगा कि आगे कौन हो सकता है, कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं, लेकिन ये आज के विजुअल्स हैं जो यहां पर हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं। और आनंद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा इसमें प्रोसेस क्या होता है, कैसे इन्होंने जब इस्तीफा दिया है तो आगे और क्या क्या होगा सामने। लेकिन पहले कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार विक्रांत, फर्स्ट रिएक्शंस जो आपको मिल रहे हैं, अगर बात की जाए दूसरे पक्ष की ओर से, और आपके पास इसको लेकर क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? जी देखिए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनका जन्मदिन था, और वहां कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे, और उनका कहना था जिस तरीके से जस्टिस वर्मा के मामले में सरकार सिर्फ लोकसभा में मोशन लाना चाहती थी, अब वो राज्यसभा में भी आया, और 4 बजे जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चेयर में बैठ करके पूरी प्रक्रिया बताई और कहा कि राज्यसभा के सभापति यानी वो खुद और स्पीकर मिलकर अब कमेटी बनाएंगे 3 लोगों की, जो 3 महीने में रिपोर्ट देगी,
और कांग्रेस के रणनीतिकारों का ये भी कहना था कि जल्दी ही जस्टिस यादव के मामले पर भी बात सामने आएगी। तो देर शाम तक ऐसी कोई बात नहीं थी, अब अचानक कैसे इस्तीफा हो गया। तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो प्रतिक्रिया देने से पहले कहीं न कहीं वो एक रिफ्ट का हवाला दे रहे हैं सरकार और धनखड़ के बीच में। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। ठीक है, मतलब बहुत सारी मर्मर्स हैं यहाँ पर। कुमार विक्रांत, शुक्रिया। आनंद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दो चीजें बड़ा तेजी से हमें समझाइए, हमें आगे खबरों की डायरेक्शन को चेंज करना है। जरा एक चीज बताइए, इसमें प्रोसेस क्या होगा? उन्होंने इस्तीफा दिया है, कहा है विद इमीडिएट इफेक्ट, नंबर 1। दूसरा, आनंद, मेरा सवाल है कि और नेम्स क्या क्या हैं सामने? जी देखिए, नाम पे अभी कुछ कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, कहसबाजी होगी, लेकिन आपको ये मैं थोड़ा सा आज दिन की तस्वीर बताना चाहूंगा कि आज जो सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बीजेपी, जो केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री और साथ ही साथ विदेश मंत्री समेत जो वरिष्ठ मंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज अचानक 1 घंटे से ज्यादा बैठक हुई। और उस बैठक के बाद से एक अलग बैठक हुई अमित शाह के साथ इन तमाम मंत्रियों की, और फिर राजनाथ सिंह के साथ हुई इन तमाम वरिष्ठ मंत्रियों की। और उसके बाद एक एक करके राज्यसभा के जो बीजेपी और एनडीए के सांसद हैं, उनको बुलाया गया राजनाथ सिंह के कमरे में, और उनसे साइन कराए गए। उनको ये नहीं बताया गया किस पे साइन करा रहे हैं, लेकिन उनसे उस पे साइन कराया गया। और ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 पेज पे साइन कराया गया, नहीं कि एक सांसद ने 2-2, 3-3 पेज पे साइन किए। तो एक जो साइन का पेज था उससे जोड़ा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा को लेकर जो राज्यसभा में नोटिस देने वाला है, उसको दिया जाने वाला है, उससे जोड़ा गया। और दूसरा जो है वो किसी को नहीं बताया गया। तो माना जा रहा है। ठीक है आनंद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका, थैंक यू वेरी मच। अब न्यायपालिका से जुड़े 2 अपडेट आपको दे देते हैं। एक का कनेक्शन संसद से है और दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। पहला मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा है। उनके खिलाफ अभियोग यानी पद से हटाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिस पर आज संसद से बड़ी खबर आई है। दोनों सदन में इसे लेकर प्रस्ताव सौंप दिया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा महाभियोग मामले में कल जांच समिति के गठन का ऐलान हो सकता है। जांच कमेटी का गठन राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर मिलकर करेंगे, क्योंकि एक ही दिन दोनों सदन में प्रस्ताव आया है। नियम के मुताबिक इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित ज्यूरिस्ट शामिल होंगे। कमेटी के लिए जजों के चुनाव का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास होता है, जबकि ज्यूरिस्ट का चुनाव स्पीकर करते हैं। एक बार कमेटी बनने के बाद 1 से 3 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होती है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ अभियोग प्रस्ताव पर लोकसभा में 145 और राज्यसभा में 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। यदि समिति की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी पाया जाता है, तब उनके खिलाफ अभियोग चलाने की प्रक्रिया लोकसभा में शुरू होगी। यहां एक टेक्निकल दिक्कत यह है कि आज जहां लोकसभा अध्यक्ष को सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव सौंपा गया और उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया, तो दूसरी तरफ आज ही राज्यसभा में विपक्ष के 63 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा सभापति को सौंपा, जिसकी जानकारी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने चेयर से की थी। उन्होंने रिजाइन कर दिया है। यह मामला अटक भी सकता है। आनंद फानन में बीजेपी के आला नेताओं ने बैठक कर अपने और सहयोगी दलों के राज्यसभा सांसदों को संसद में बुलाया। राज्यसभा सांसदों को जल्द से जल्द सदन पहुंचने और हस्ताक्षर करने को कहा गया है। अब बीजेपी अपने सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव कल राज्यसभा के सभापति को सौंपेगी। अब यहां पर इनके इस्तीफे के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। ये बड़ा फ्लूइड सिचुएशन है। सवाल यह है कि महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में चलेगी या राज्यसभा में, या फिर दोनों सदन मिलकर संयुक्त रूप से महाभियोग चलाएंगे। जानकारों के मुताबिक जांच कमेटी जॉइंट बनेगी, लेकिन प्रक्रिया लोकसभा में चलेगी, जिसमें राज्यसभा की भी सहभागिता रहेगी। दिल्ली में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिले थे। यह मामला 15 मार्च 2025 का है। उनके घर पर आग लगी थी और इसी दौरान जले नोट मिले थे। इसी मामले में उनके खिलाफ अभियोग की मांग की गई। आज ही जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में मेंशन की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। इस दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके सरनेम से संबोधित किए जाने पर सीजेआई BR गवई ने वकील को फटकार लगाई। सीजेआई गवई ने वकील से तल्ख लहजे में कहा कि क्या वो आपके दोस्त हैं? थोड़ी मर्यादा रखिए, वो अब भी न्यायाधीश है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां आज अपनी जांच से दूसरों को परेशानी में डालने वाला प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी आज खुद सवालों में घिरा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को फटकार लगाई। ईडी के लिए कड़ी टिप्पणी की गई। यहां तक कहा गया है कि वो सारी हदें पार कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए,
जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। कानूनी सलाह देने वाले वकीलों को तलब किए जाने पर न्यायालय ने कहा है कि ईडी सारी हदें पार कर रहा है। एक वकील और मुवक्किलों के बीच का संवाद विशेषाधिकार प्राप्त संवाद होता है। उनके खिलाफ नोटिस कैसे जारी किए जा सकते हैं, इस संबंध में दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए। ये टिप्पणी अलग अलग मामलों में ईडी के एक्शन को देखते हुए की गई। राजनीतिक लड़ाई और जांच एजेंसी वाली टिप्पणी उस केस में थी जिसमें ईडी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की पत्नी को मूडा केस में समन भेजा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च में समन रद्द कर दिया था। ईडी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील खारिज कर दी। लेकिन उससे पहले सीजेआई ने आज ईडी को खूब सुनाया। सीजेआई ने कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सीजेआई ने कहा कि मेरे पास महाराष्ट्र के कुछ अनुभव हैं, आप देश भर में इसको मत फैलाइए। सीजेआई ने यह भी पूछा कि ईडी का इस तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है।